नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, मार्च में हो रहा था। 17th, 18th और 19th को जो तीन शिफ्ट एग्ज़ाम हुए थे, उनके 9 सेट अब करेंगे। ऑलरेडी हम 11 सेट कर चुके हैं, 2 सेट अंग्रेजी का भी कर चुके हैं। तो हम 11 9 20 हो जाएगा। उसके बाद 5 सेट इसी पेपर पे बेस्ड करवा दूंगा आपको, क्योंकि जो 11 सेट हमने करे उसमें CGL के क्वेश्चंस कर लिए। तो हम CHSL से अछूते न रहें। जिस टाइप का आपको पता होगा कि लेवल वही रहने वाला एग्जाम में, क्योंकि अगर लेवल चेंज करेंगे तो आपको ये भी पता है कि फिर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा हो। सबसे पहले वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मेमोरी बेस्ड 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट ऐसे पूछे गए। तो 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट से हमारे पास 20 क्वेश्चन है, क्योंकि DI का क्वेश्चन हमने लिया नहीं है। A and B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, B कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज वर्किंग एलोन। इन हाउ मेनी डेज विल A बी एबल टू फिनिश द सेम वर्क एलोन। देखो, मैं यहाँ पे वो ऐसे करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया है। तो एग्जाम में कैसे करना है आप वो ऐसे देख लीजिए, अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं आपको ट्रिक नहीं बताता, एग्जाम में आपसे होगा नहीं। देखो, कहा गया A और B, ये हूबहू एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, डिजिट चेंज हो सकती है। कहा गया A और B ने 15 दिन में कोई कार्य किया। A और B दोनों साथ में कार्य करते हैं तो 15 दिन लेते हैं। और आपसे कहा गया कि B अकेले कार्य करता है तो 40 दिन लेता है। तो आपसे पूछा गया A अकेले कितने दिन में करेगा। आपको मैं बता दूं कि अगर A और B मिलकर M दिन में करते हैं, B अकेला B दिन में करता है, तो A कितने दिन में करेगा? M इंटू B अपान B माइनस M, यानी 40 इंटू 15 600 बटे 40 माइनस 15 25। तो ये आपका हो जाएगा 25 से कट के 24 हो जाएगा, यानी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। समझ आ गया? 24 दिन में। तो आपको ये समझ में आ गया कि कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर दोनों द्वारा लिए गए दिन दिए गए हों और किसी एक द्वारा लिया गया दिन दिया गया हो आपको, तो आप कहेंगे दूसरा जो होगा वो कितना दिन लेगा। दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, M और B का MB हो गया, और ज़्यादा वाले दिन में से कम वाला दिन घटा के वो भाग कर दीजिए। बेसिक से भी कर सकते थे, 15-40 का एलसीएम लेते 120 हो जाता। 120 यानी कि A प्लस B 8 कार्य करते हैं, B 3 कार्य करता है। अगर आपको पता चल गया कि A और B मिलकर 8 कार्य करते हैं, B 3 कार्य करता है, तो आपका A कितना कार्य करता होगा? 5। A 5 करता है, 120 टोटल वर्क था, यानी कितने दिन लगने वाले हैं? 24। तो ऐसे आप करें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर 20 हो, A प्लस B बराबर 5 हो, तो आपके A पावर 4 प्लस B पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। देखो, A पावर 4 प्लस B पावर 4 कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर, कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और पता चल गया कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB और का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर। यानी आपको A प्लस B तो पता है, लेकिन AB की वैल्यू अगर पता चल जाए तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आप वैल्यू पुट कर दो। आपको पता है A क्यूब प्लस B क्यूब होता क्या है? A प्लस B ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, ये बराबर कितना दिया गया? 20। यानी A प्लस B से काटोगे तो ये 4 दे देगा, यानी आपका हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। यानी आप कह सकते हो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB माइनस AB, यानी माइनस 3AB इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, यानी 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 3AB, यानी 3AB इज इक्वल टू हो गया 21, यानी AB इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो A प्लस B का होल स्क्वायर यानी 25 माइनस 2 7 14, यानी 25 माइनस 14 11 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 25 माइनस 14 यानी 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 गुणे 49 98। तो आपका कितना हो गया? 121 माइनस 98 कितना हो गया? 23। तो ये बेसिक तरीका था। अदरवाइज आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे। वैल्यू पुटिंग से चेक कर लीजिएगा कि क्या वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने आपको बेसिक बता दिया। अगले अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए। कहा गया इफ 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इक्वेशन को सही कर लीजिएगा। यहाँ पे कर दीजिएगा 15/4। अब देखो, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया होगा कि थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री और 0 डिग्री। मैं क्वेश्चन को अगर सही भी ना करता तो भी आप कर सकते थे। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदलते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते, तो आपको बन जाता 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 3 प्लस बन जाता, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपको बन जाता 3 माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनता, और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बनता। तो आप इसको फिर कॉस थीटा का क्वाड्रेटिक बना के, तो कॉस थीटा बराबर हमारा यहाँ से आ जाता -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस
4AC यानी कि 12/2। तो ऐसे आ जाता, फिर साइन थीटा निकालते हैं और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकाल लेते हैं। लेकिन आपका यहाँ इसी वजह से मैंने 15/4 कर दिया, क्योंकि एग्जाम में जो दिया गया था वो 15/4 या ऐसी वैल्यू दी गई थी, और एक केस दिया गया था कि थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, कि आप वैल्यू पुट कर पाएँ। अब आप अगर यहाँ पे थीटा बराबर, सबसे पहले अगर 0 और 90 के बीच में है, यानी कि 0 और 90 नहीं पुट कर सकते, तो 30 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 - 1/4 धन √3/2। तो ये रूट आ जाएगा जो कि 15/4 है नहीं, यानी आपको थीटा बराबर पुट करना पड़ेगा। मान लो थीटा बराबर 45 पुट करिए तो हो जाएगा 4 - 1/2 और प्लस 1/√2। ये भी रूट आ गया तो ये भी नहीं कटेगा। अब आप थीटा बराबर 60 पुट करने जाएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस साइन 60 का स्क्वायर यानी 3/4 और प्लस कॉस 60 यानी 1/2। तो हो गया 4 - 3/4 धन 1/2 यानी -1/4, और 4 - 1/4 कितना हो जाएगा 15/4। तो आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके 60 डिग्री। अब थीटा 60 हो गया तो साइन 60 यानी √3/2 प्लस कॉस 60 1/2, हर बराबर 1 में कर लीजिए √3 + 1/2। तो दैट्स योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। कहा गया द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको दिया गया 50, यानी हमें लंबाई प्लस चौड़ाई दी गई 25, ये तो दिया गया। अगर रेशियो ऑफ एरिया एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:1, यानी कि एरिया का, यानी एरिया क्या हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, और किसका लंबाई का, यानी कि एरिया और लंबाई का अनुपात दिया गया 5:1, यानी हम कह सकते हैं LL कट गया, यानी हमें कितना दिया गया, चौड़ाई दी गई 5। अगर चौड़ाई 5 हो गई तो आप यहाँ से कहेंगे कि लंबाई बराबर 20 हो जाएगी। आपसे कहा गया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालना था, तो यही पूछा गया था। कितना आसान सा क्वेश्चन था। कहा गया द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 8 years एंड 10 years इज Rs200, फाइंड द प्रिंसिपल। कहा गया कि किसी धन पे 8% और 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 200 है 10% की दर से। तो आपसे कहा गया मूलधन क्या होगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर ब्याज दर 10% हो तो 8 वर्ष में कितना मिलेगा 80%, और 10 वर्ष में कितना मिलेगा 100%, यानी 80% और 100% जो, यानी कि धन का 80% 8 वर्ष में मिलेगा, धन का 100% 10 वर्ष में मिलेगा, और इसका अंतर दिया गया है, यानी धन का 100% माइनस 80%, यानी धन का 20% आपको दिया गया 200। अगर 20% 200 है तो हमारा प्रिंसिपल P बराबर हो जाएगा 100%, यानी कि 1000। कितना आसान सा क्वेश्चन था। कहा गया 2 chords AB एंड CD ऑफ ए सर्किल आर एक्सटेंडेड टू मीट एट अ पॉइंट E, यानी AB और CD को बढ़ाया जाता है E पे मिलने के लिए। आप बढ़ा दीजिए, ये नामकरण कर दीजिए AB, ये CD हो गया, ये E पे मिलते हैं, ठीक है। अब क्या दिया गया, AB बराबर 11 दिया गया, BE बराबर 6 दिया गया, DE बराबर 8 दिया गया। आपसे CD की लंबाई पूछेगी। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर दो जीवाओं को बाहर करने पे और वो किसी बिंदु पे मिलती हैं तो बाहरी भाग का गुणनफल इंटू पूरी लंबाई, यानी कि हम कहेंगे BE इंटू AE, यानी 6 गुणे AE की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 धन 11 यानी 17, 6 गुणे 17 बराबर हो जाएगा 8 गुणे, अगर इसको x माना तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 8 + x, यानी अब आपका हो गया 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी आपका हो गया 8 + x बराबर 51/4। 51/4 को क्या लिख सकते हैं, 51/4 कितना हो जाएगा 4 × 9 = 4, 4 दूनी 8, 12.75, यानी 8 + x बराबर 12.75। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4.75, और x आपने माना किसको था CD को। यानी अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं बाहर कहीं बिंदु पे मिल रही हैं तो आपको पता होगा इसका गुणनफल इंटू पूरे का गुणनफल, यानी इसका गुणनफल यानी कि BE का गुणनफल और AE का गुणनफल बराबर होगा DE के गुणनफल के और C के गुणनफल। मैं लिखे दे रहा हूँ, यानी BE इंटू AE बराबर आपका हो जाएगा DE इंटू CE, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन ही नहीं इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कहा गया M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एंड द एरिया ऑफ ABM इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ABC। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोई ट्राइंगल ABC है, हमें नहीं पता कैसा ट्राइंगल है, तो अगर BC का मध्यबिंदु M है, अगर BC का मध्यबिंदु M है तो ये जो मीडियन होगी AM मीडियन हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला रही है। तो आपकी जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, यानी कि अगर ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा, यानी पूरे ट्राइंगल ABC की एरिया कितनी हो जाएगी 18 18 36। ये प्रश्न, इस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक लेवल ये भी है जो आप लोग कहते हो कि कितना आसान लेवल का सर करवा रहे हो, इसी वजह से मैं आसान करवाता हूँ। साइन 30 माइनस कॉस 30, साइन 60 प्लस कॉस 60 की वैल्यू निकालनी। साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस कॉस 30 √3/2 इंटू √3/2 प्लस कॉस 60 1/2।
तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 माइनस √3/2 इंटू √3/2 यानी कि 3/4। एक में से 3/4 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका आंसर 1/4। समझ आ गया? कितना आसान सा क्वेश्चन था। कहा गया कि सुरेश की इनकम 25% ज़्यादा है दिलीप की इनकम से। कहा गया दिलीप की इनकम कितने प्रतिशत कम है सुरेश की इनकम से। ध्यान दीजिएगा, अगर कहा गया सुरेश और दिलीप के इनकम के बारे में बात की गई तो सुरेश की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है दिलीप के इनकम से। यानी दिलीप अगर 100 कमाते हैं तो सुरेश कमाते हैं 125। कहा गया वाई हाउ मच परसेंट इज दिलीप्स इनकम इज लेस देन दैट ऑफ सुरेश इनकम। यानी सुरेश की इनकम से दिलीप की इनकम कितने प्रतिशत कम है। सुरेश की इनकम से दिलीप की इनकम, सुरेश का इनकम कितना है 125, दिलीप की 100, यानी कितना कम है 25। किससे? सुरेश की इनकम से। तो आप प्रतिशत में अगर निकालने जाओगे तो 25 किससे? सुरेश से। तो सुरेश का इनकम और गुणे 100 कर दोगे। 25 × 25, 25 × 5 125 यानी 1/5 गुणे 100 यानी 20% कम है सुरेश की इनकम से किसकी? दिलीप की इनकम। यानी दिलीप की इनकम सुरेश की इनकम से कितना प्रतिशत कम है? 20%। कहा कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर CP 10 हो या 100 हो तो आपका मार्केट प्राइस कितना है? 30% ज़्यादा यानी 130। अगर एक शॉपकीपर इस पर 35% डिस्काउंट देता है, उसका प्रॉफिट कितना होगा? अगर 35% डिस्काउंट देता है तो किस पे बेचता होगा? 65% पे। यानी 65% बोले तो 13/20 पे बेचता होगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 13 13 169, 169/2 यानी कि 84.5 रुपये में बेचता है। जो चीज़ वो 100 की खरीदता था वो 84.5 में बेचता है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस? आप कहेंगे लॉस कितने का? 15.5 रुपये का। और अगर 100 पे 15.5 रुपये का लॉस हो रहा है यानी प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 15.5% का। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। तो कितने आसान से क्वेश्चन। कहा गया इफ cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ sin x विल बी। कहा गया अगर cosec x और cot x का योग 2 हो तो आपसे sin x की वैल्यू पूछेगी। cosec x क्या होता है? 1/sin x। एक मिनट कलर चेंज कर दूँ, ये होता है 1/sin x, ऐसे लिखिए 1/sin x। और आपको कहते हैं cot x क्या होता है? cos x/sin x, हर बराबर हो जाएगा यानी इसको एक में कर लीजिए। यानी 1 + cos x/sin x इज इक्वल टू 2। यानी आप कह सकते हैं कि 1 + cos x का होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर 4 sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos स्क्वायर x। और 1 - cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स ऑफ 1 - cos x इंटू 1 + cos x। अब आप देखिए 1 + cos x से इसकी पावर कट गई, यानी आपका गया 1 + cos x अपॉन 1 - cos x इज इक्वल टू 4। तो आप सॉल्व कर लीजिए, यानी आपका हो गया cos x इज इक्वल टू हो गया 3/5। cos x इज इक्वल टू 3/5। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 8/5 होगा, ये 2/5 होगा, आपका आंसर 4। यानी cos x बराबर आपका हो गया 3/5। अब अगर cos x बराबर 3/5 हो गया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि sin x क्या हो जाएगा। देखो अगर आपको करना है कि cos x बराबर 3/5 यानी ये 3 है 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4, समकोण त्रिभुज। तो sin x बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी 4/5। ऐसे भी कर सकते थे या आप ऐसे कर सकते थे। आपको दिया गया था cosec x प्लस cot x बराबर 2, तो आपको पता है कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x क्या होता है? 1 होता है। cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, तो इसको लिखेंगे cosec x माइनस cot x इंटू cosec x प्लस cot x। cosec x प्लस cot x की वैल्यू कितनी है? 2, ये बराबर 1 हो गया। यानी हमारा हो गया cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू 1/2। अब दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 cosec x इज इक्वल टू 2 + 1/2 यानी कि 5/2। यानी हमारा यहाँ से cosec x बराबर कितना हो जाएगा? 5/4। अगर cosec x 5/4 है तो sin x क्या हो जाएगा? 4/5। दैट्स ऑल। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। तो एग्जाम में ऐसे करना जैसे अभी करवाए। कहे इन ए सर्किल ये कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायमीटर, ये परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ध्यान दीजिएगा, कहा गया एक डायमीटर है और उसके एक साइड में एक जीवा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर। कहा गया इसके सेंटर से यानी यहाँ से एक लंब ड्रा किया गया है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपसे डायमीटर की लंबाई पूछेगी। आपको मैं बताऊं कि अगर ये इस पे लंब है किसी जीवा पे तो इसको समद्विभाजित करेगा यानी बाइसेक्ट करेगा। अगर पूरा 24 का था तो ये 12 का हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 13। क्यों? क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर से परिधि पे स्थित किसी बिंदु को मिलाएंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी, यानी आपकी रेडियस आ गई 13। अब अगर रेडियस 13 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r यानी कि 26। कितने सड़े हुए क्वेश्चन। कहा गया द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 11 इनिंग्स इज 77। आफ्टर 12 इनिंग्स हिज एवरेज इंक्रीजेज बाय 3 रन्स, फाइंड हिज स्कोर इन 12th इनिंग।
11 इनिंग में कितना था, 77 था। और 12वीं इनिंग के बाद ध्यान दीजिएगा, 12वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज जो है वो 3 रन बढ़ जाता है। यानी कि जो उसने 12वीं इनिंग में रन बनाया वो एवरेज से 3 रन ज़्यादा होगा, 3 रन प्रत्येक पे। यानी कि कितना रन, अगर 12 इनिंग में सब पे 3-3 रन ऐड हो रहा है, यानी कि 36 रन एक्स्ट्रा बनाया होगा उसने, किससे, एवरेज से। यानी 77 से 36 रन एक्स्ट्रा बनाया होगा, तभी तो एवरेज में 12 पे। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर आपके पास 36 टापियाँ हो, 12 लोगों में बांटोगे तो कितना कितना एक हेड पे आएगा, 3-3, वही होता है एवरेज। यानी 36 उसने ज़्यादा बनाया, तभी सब पे 3-3 बढ़ गया। एवरेज बढ़ने का मतलब होता है सब पे 3-3 औसत बढ़ गया। यानी 77 तो हमारा औसत था और उससे 36 रन ज़्यादा बनाए, यानी इसने बनाए कितने, 113 रन। 113 रन, अरे 7 6 13, 7 3 10 11, क्योंकि एवरेज से इसने 36 रन ज़्यादा बनाया, एवरेज हमारा 77 था, बात खत्म। कहा गया द स्पीड ऑफ राम एंड श्याम आर 20 एंड 25 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, व्हाट विल बी, यहाँ पे देखिएगा, कर दीजिएगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर या टाइम्स टेकन बाई देम, टाइम टेकन बाई देम, यानी कि रेशियो निकालना है टाइम टेकन बाई देम। आपको दिया गया जो उनकी चालों का अनुपात है वो कितना है, 20:25। या हम कहें कि पहले की स्पीड है 20 और दूसरे की स्पीड है 25। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। 20-25 का एलसीएम 100। आप मान लीजिए 100 किलोमीटर उन्होंने टोटल दूरी तय करी, तो राम ने कितना समय लिया होगा, 5 घंटे का। श्याम ने कितना लिया होगा, 4 घंटे का। इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4। तो ये पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज गलत कहा गया। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया, ये मान लो ए बी है, ऐसे करिएगा, ए बी, ये सी दिया गया। अब आपसे कहा गया ए बी 8 है, बी सी 3 है, तो आपसे पूछा गया कि सी ए की पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, इंटीजर लेंथ अगर आपसे पूछा जाए। तो आपको पता है त्रिभुज की किसी दो भुजाओं, मतलब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन सी ए, या हम कह सकते हैं। और दूसरा होता है कि त्रिभुज की कोई भी भुजा शेष दो भुजाओं के अंतर से ज़्यादा होती है, यानी ए बी माइनस बी सी के अंतर से ज़्यादा होगी। यानी 8 - 3 5 से तो ज़्यादा होगी, और कम किससे होगी, 8 3 11 से। यानी सी ए की जो भी वैल्यू होगी वो 5 से ज़्यादा होगी, वो 11 से कम होगी। अब आप देखिए इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है और 10 हो सकती है। ये कोई भी वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई होगी, क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। पहला लगाएंगे तो पहला केस मिलेगा, और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर ऑलवेज तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो ये लगाएंगे दूसरा केस। कहा गया इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स वाई इतना, वाई जेड इतना, जेड एक्स इतना, तो आपसे x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3x वाई जेड की वैल्यू पूछी गई थी। मैं अगर आपसे कहूँ मेरे भाई कि आप अगर तीनों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का 2 गुना बराबर कितना मिल जाएगा, 7 5 12 3 15, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 15/2। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें से इसको घटाइए, तो आपका हो जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 2। अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। और अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे फाइनली, तो आपका आ जाएगा y माइनस जेड, या y माइनस जेड बराबर आप कहेंगे 4 हो गया। अब आप देखिए, अब आपसे कहा गया कि x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3x वाई जेड निकालिए, तो आप कहेंगे इसका तो मैं फार्मूला जानता हूँ, क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में हाफ आगे लगा लीजिए, x माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, प्लस आप कहेंगे जेड माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 4। अब आप कहेंगे 1/2 गुणे x प्लस वाई प्लस जेड 15/2, और इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस 16 प्लस 4, 4 4 कट गया इससे और ये 4 दे देगा, यानी आपको हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इंटू 15, यानी कि 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और इंटू 15 90 हो गया। इसकी दूसरी मेथड क्या है वो भी जान लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों इक्वेशंस का कोई यूज़ होने वाला। आप क्या काम करो, तीनों इक्वेशंस इसको जोड़ दो, तो आपका हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 5 12 3 15/2। अब आप इसमें से अगर इसको घटाओगे तो z बराबर आ जाएगा 1/2। अगर आप इसमें से दूसरे वाले इक्वेशन को घटाओगे तो आपका x बराबर आ जाएगा 5/2, और इसमें से तीसरे इक्वेशन को घटाओगे तो हमारा y बराबर आ जाएगा कितना, 15/2 माइनस 3 यानी कि 9/2। अब आप सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 5/2 है, ये अब आप सॉल्व कर सकते हो, x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3x वाई जेड, तो रख दो वैल्यू, x³ यानी कि 125/8
प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा 900 मतलब 9/2 यानी 729/8 प्लस जेड क्यूब यानी कि 1/8 और माइनस 3xyz यानी कि -3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 1 × 5 × 9 यानी कि 45/8 आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 125 और 729 और 1 यानी कि 730 और 125 यानी कि आपका हो गया 730 + 125 855 माइनस 135/8 तो आपका कितना हो जाएगा 20 इस 720/8 हो गया यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 90। आपका आंसर कितना हो जाएगा 90। समझ आ गया। तो आपको क्या करना है XYZ की वैल्यू निकाल के पुट कर देनी थी, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कहा गया कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 व्हाट शुड बी एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सो दैट द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स बिकम्स 2:3। कहा गया कि ए और बी का जो अनुपात है वो 4:7 है। कहा गया कि ए में क्या जोड़ा जाए और बी में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 2:3 हो जाए। हम मान लेते हैं भाई साहब कि 4/7 हमारी संख्याएं थी और हम x जोड़ रहे हैं और हमारा अनुपात हो गया 2/3। अब सॉल्व कर लीजिए यानी कि 12 + 3x बराबर 14 + 2x यानी x बराबर हो गया 2 यानी x में अगर 2 जोड़ देंगे यानी जो हमारी संख्या थी उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा अनुपात बन जाएगा 2/3। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था क्या जोड़ा जाए तो x बराबर 2 आ गया। कहा गया इफ़ x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 देन वैल्यू आप इसकी निकालें। अब देखो अगर x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया गया तो यानी x² + 1/x² और प्लस 2 इज इक्वल टू आपको दिया गया 3 यानी आप कह सकते हो x² + 1/x² इज इक्वल टू 1 दिया गया यानी आप कह सकते हो x⁴ - x² + 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया। x² + 1 से गुणा कर दो तो ये आपका हो जाएगा x² + 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा x⁴ - x² + 1 इज इक्वल टू 0 यानी ये बन जाएगा x⁴ + 1 बराबर 0 क्योंकि x² का क्यूब + 1 का क्यूब बनेगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा x⁴ इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 10 यानी 1 प्लस -1 की पावर 9 यानी कि -1 प्लस x⁴ की पावर 7 यानी कि -1 प्लस x⁴ की पावर 6 यानी कि +1 1 1 1 1 कट गया यानी आपका आंसर 0 हो गया। ठीक है, कहा गया इफ़ x - y इज इक्वल टू 43 एंड xy इज इक्वल टू 50 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। अब यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आता कि ये x² क्यों दिया गया जब यहाँ पे x की वैल्यू दी गई थी x - y बराबर xy बराबर 50 तो आपसे ये ऐसा क्यों पूछा गया। लेकिन फिर भी देख लेते हैं अगर आपसे x - y और xy की वैल्यू दी गई तो आपसे हो सकता है पूछा गया हो x² + y² क्या होगा। अब आपसे अगर x² + y² पूछा गया तो x² + y² क्या हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर प्लस 2xy यही तो होता है। x - y की वैल्यू कितनी है 43 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 43 का स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 2xy यानी कि 100 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई। अरे 43 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे 1849 यानी 1849 + 100 यानी आपका हो जाएगा आंसर 1949। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अब मान लो आपसे x² + 1/x² पूछा जाता तो आप ये क्या काम करते आप यहाँ से पहले सॉल्व करते। क्या सॉल्व करते देखो x - y बराबर इतना दिया गया xy बराबर 50 दिया गया तो आप x + y के लिए जाते तो x + y बराबर कितना होता है अंडर रूट में x - y का होल स्क्वायर तो 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी हमने किया 1849 प्लस 4ab यानी कि 200 जोड़ देंगे तो ये 2049 अंडर रूट में बन जाएगा। अब मान लो आपका ये डिजिट ये दोनों कट रहे होते हैं मतलब ये रूट से बाहर आ जाता मान लो क्या आ जाता अब दोनों को जोड़ देते तो हमारा 2x बराबर आ जाता 43 + k और हमारा x बराबर आ जाता 43 + k/2। अब x बराबर ये आ जाता है यहाँ पे पुट करके आप आंसर निकाल सकते थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। आपको आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।